नमस्ते दोस्तों। 400 पार करने वाले 300 भी पार नहीं कर पाए। इस बार के एग्जिट पोल सारे बेकार साबित हुए। ऐसा रिजल्ट आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। 400 पार के कस्में खाने वाली बीजेपी महज 300 सीटें भी पार नहीं कर पाई। जैसे तैसे एनडीए 290 सीटों को पार कर पाया है और इंडिया अलायंस, जिन लोगों से किसी को उम्मीद नहीं थी, वो 232 पे आके खड़े हो गए। सिर्फ 100 सीटें जीतने के बाद कुछ कांग्रेस नेता इतने उत्सुक हो गए कि वो लोगों को मीडिया बाइट देने लग गए कि हम सरकार में आने के बाद में हमारे कौन कौन से पॉलिसीज और क्या क्या हम अटेम्प्ट लेंगे देश को आगे चलाने के लिए। 100 सीटें भी कंप्लीट नहीं हुई थी उसके पहले। फिर शायद किसी ने उनको इस गहरी नींद से जगाया होगा कि तुम्हारी सीटें तो बड़ी हैं लेकिन बैठना तुमको विपक्ष में ही है। लेकिन इस इलेक्शन रिजल्ट के कारण बीजेपी काफी शॉक में जरूर आई है। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 70 सीटें लाने की सोच रही थी, वो सिर्फ 37 सीट पे आके सीमित हो गई। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा शॉकर साबित हुआ है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस बंगाल में वो 25 से 30 सीटें लाने का दावा कर रहे थे, वहां वो सिर्फ 11 से 15 में कैसे सीमित रह गए। और हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स में क्लीन स्वीप मारती हुई बीजेपी, जो अपना सपना ये देख रही थी, वो वहां पे क्लीन बोल्ड कैसे हो गई। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 24 में बीजेपी ने ऐसे क्या चीजें नहीं कर पाई जिसके कारण उनको इतना खराब रिजल्ट देखने को मिला है, और कांग्रेस ऐसी क्या चीजें करने में समर्थ हुई जिसके कारण उनको एक बम्पर इजाफा उनके वोट बैंक में देखने को मिला। लेकिन सीटों में इजाफे के बावजूद भी कांग्रेस सीधे सीधे बहुमत हासिल नहीं कर पा रही है। अभी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सभी के सामने आ चुके हैं। बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से मिलके सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भी पक्का है। लेकिन जिस तरह के नतीजों का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया जा रहा था, सारे एग्जिट पोल में, वो सब इसके आसपास भी नहीं टिके जो ओरिजिनल रिजल्ट बाहर आया है। ये नतीजे रूलिंग पार्टी के लिए भी उतने ही शौक से भरे हुए थे जितने हम सबके लिए। तो हुआ ये कि जो बीजेपी 350 सीटें लाने का दावा कर रही थी, वो मात्र 240 सीटों में आकर ही समट गई। और दूसरी तरफ जिस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कोई घास भी नहीं डाल रहा था, वो इस इलेक्शन में कांग्रेस के लिए बम्पर वोट लेके आए हैं। पिछले 2 बार से जो पार्टी 60 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी, वो इस बारी 100 सीटों के करीब लेके आई है। जिस इंडिया अलायंस को कोई भी 150 सीटें नहीं दे रहा था, वो करीब 230 सीटों के पास चली गई। शाम होते होते बीजेपी को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि अगर उत्तर प्रदेश की तरह एक और स्टेट में बीजेपी बुरा परफॉर्म करती है, उसके अलाइड पार्टीज बुरा परफॉर्म करती, तो 400 पार करना तो बहुत दूर की बात था। यहाँ पे अलाइड पार्टीज के साथ मिलके भी सरकार कभी नहीं बन सकती थी अगर 1 या 2 स्टेट भी और खराब होते तो। अकेले उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के लिए इतना बुरा परफॉर्मेंस दिया है कि आप सोच सकते हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के कारण एक पूर्ण मेजोरिटी की सरकार बनाने से चूक गई, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के कारण। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी अकेले 70 सीटें लाने का दावा ठोक रही थी, असलियत में उस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 37 सीट्स बीजेपी ला पाई है, सिर्फ 37। वो तो भला हो उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स का, जिसने बीजेपी का पूरा साथ दिया और वहां पे क्लीन स्वीप बीजेपी को मिली। अगर इन स्टेट में ये काम नहीं होता तो किसी भी हालत में बीजेपी एलाइड से मिलके भी सरकार नहीं बना पाती। वरना यूपी से लेके बंगाल तक और राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक अगर बीजेपी सिर्फ इन स्टेट्स के बदौलत अपना बहुमत साबित करने आती और उन स्टेट्स में इतनी सीटें नहीं आ पाती, तो स्टैंड अलोन बीजेपी भी खड़ी भी नहीं रह पाती। इतनी बुरी परफॉर्मेंस होती बीजेपी। तो बीजेपी से ऐसी क्या गलती हुई जो उसे इस बार इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और वोटों में थोड़ी सी बहुमत जो इस बार इंडिया अलायंस को मिली है, इसमें क्या उनके लिए सबक छुपे हैं, वो भी आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगर बीजेपी पिछली बार से अगर 50-60 सीटें कम लाई हैं, तो इसको समझना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोटे तौर पे यूपी, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र के खराब परफॉर्मेंस के कारण आज बीजेपी का ये हाल है। इन 4 स्टेट्स के कारण ही बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत लेने में असमर्थ हुई। पिछली बार की 62 सीटों के मुकाबले इस बार अगर 25-30 सीटें यूपी में अगर कम आई हैं, तो उनके नतीजे सामने आए हैं कि उनके कारण क्या थे आखिरकार। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जिनको लोग तो क्या वोट देते, उनके खुद के घर वाले भी वोट नहीं देते।
ऐसे ऐसे लोग इस लिस्ट में थे जिनको कभी ना चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस था, ना लोगों के बीच में वो इतने लोकप्रिय थे। इसके अलावा बीजेपी के 400 पार के नारे पर विपक्ष ने ये माहौल बनाया कि बीजेपी को अगर 400 सीट मिल गई तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और हो सकता है कि आपके बाग बगीचों से आपके पौधे भी उखाड़ के ले जाए। हद होती है। और इन सब कारणों की वजह से ओबीसी और एसटीज में एक डर का माहौल बनाया गया और इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत ही बड़े लेवल पे बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटने में काफी समझदारी दिखाई। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जिन्होंने आखिर में जाके बीजेपी के ही वोट काटे। साथ ही पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं के कारण काफी युवा बीजेपी से काफी नाराज चल रहे थे, जिसका परिणाम आखिरकार वोट्स में दिखा। राजस्थान में भी जहां बीजेपी ने पिछली बार 25 में 25 सीटें जीती थी, इस बार वो बस यहां 14 सीटें जीत पाई। यूपी की तरह राजस्थान में भी गलत टिकट बांटे गए। बहुत सी जगहों पे गलत टिकट वितरण की वजह से काफी लोकल रिलेशंस में दिक्कत आई, जिसके कारण बीजेपी को वोट नहीं डले और उनको हार का सामना करना पड़ा। शेखावटी रीजन में जाटों की नाराजगी, एसटी/एससी वोट का बीजेपी के खिलाफ जाना, ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। पिछली बार बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ लड़ी, जिसके कारण वहां उन्होंने 41 सीटें जीती। लेकिन इस बार शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ जाना बीजेपी को रास नहीं आया। इसके कारण उनको काफी भारी लॉस हुआ महाराष्ट्र में और बीजेपी को महाराष्ट्र में करीब 20 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे सरप्राइज वाली हार हो गई बंगाल से। पार्टी को यह बहुत बड़ी आशा थी कि पिछली बार जो 18 सीटें बंगाल में आई थी उससे इस बार बेहतर ही करेंगे, लेकिन इस बार वो बंगाल में 10 सीटों के आसपास ही अटक गई और वहीं सिमट के रह गई। कुल मिला के बीजेपी को इन 4 स्टेट से जो लॉस हुआ वह उड़ीसा जैसे स्टेट्स जहां से 10 सीटें आई वो भरपाई पूरी नहीं हो पाई। मगर जैसा कि मैंने कहा, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स ने बीजेपी को 2019 की तरह भर भर के सीटें दी। इस बार भी उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके कारण बीजेपी 240 सीटों का आंकड़ा पार कर गई। और साथ ही बीजेपी की अलाइड पार्टीज ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा, जिसकी बदौलत इन दोनों के मर्जर से ये मेजोरिटी का जो फिगर है 272, इसको बहुत इजीली पार कर गए। अलाइड पार्टी भी अगर बीजेपी की तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाती और इनकी तरफ बिछ जाती तो किसी भी हालत में बीजेपी और उसकी अलाइड पार्टीज नहीं बनती और नहीं आती और हमको ये तीसरा टर्म देखने को नहीं मिलता जो कि अब आने वाला है। अब सवाल ये है कि इस इलेक्शन में जो बहुमत कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिली है उसमें क्या मैसेज है इन लोगों के लिए। अब आप इसको ना 2 तरीके से देख सकते हो। एक देखने का नजरिया ये है कि जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 55 सीट लेके आ पाई थी वो इस बारी अपने दम पे 100 सीटों तक पहुंच गई। आखिरी बार जब कांग्रेस ने शायद 100 सीटें जीती थी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी वो धुंधली मेमोरी होगी, उनको भी वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि इतना टाइम हो चुका है उस चीज को। इसलिए उनका खुश होना तो बनता है। जो यूपीए पिछले इलेक्शन 150 सीटें लेके आई थी, इस इलेक्शन के मुकाबले जहां 230 यूपीए ला चुकी है, तो उनका पागलों की तरह नाचना तो बनता ही है। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सपोर्टर बहुत ध्यान से सुनना। तो बात ऐसी है, भले ही बीजेपी की 40-50 सीटें कम आई हैं, लेकिन सरकार तो अब भी एनडीए की ही बन रही है। इंडी गठबंधन वाले बीजेपी को चाहे कितना ही क्यों ना चढ़ा लें, लेकिन सच भी यही है कि अभी भी बीजेपी अकेली इतनी सीटें लेके आई है जितनी की इंडिया अलायंस की 28 पार्टियां मिलकर भी नहीं ला पाई। तीसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी अगर 10 साल से रूल कर रही हो तो उसके लिए एक जायज एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है तो क्या ये कम बड़ी बात है। आप सब याद करिए, जब 2009 में 5 साल राज करने के बाद कांग्रेस की 206 सीटें आई थी तो लोगों ने क्या कहा था कि ये कांग्रेस की अच्छी पॉलिसीज और गवर्नेंस का नतीजा है कि ये उस पे छाप लग गई है कि 206 सीटें उनकी आई हैं। तो उस मैंडेट को तो जनता की मोहर बताया गया था कांग्रेस के काम के लिए। अगर 5 साल बाद 206 सीटें लाना जनता की मोहर माना गया था, तो इस बार तो बीजेपी 10 साल बाद, 10 साल रूल करने के बाद 240 सीटें लेके आई है। वहीं जब कांग्रेस ने 10 साल राज किया और 2014 में जब मैंडेट आया तो उसकी सीटें सिर्फ 44 थी, 44। यानी कि देखा जाए तो आज की बीजेपी से 200 सीटें कम। दूसरी बात, कांग्रेस अपनी सीटें 100 होने पर खुश हो सकती है, पर यह भी सच है कि अगर 10 साल तक बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा था, इतनी नाराजगी थी, तो उसके बावजूद भी बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी 292 का आंकड़ा पार कर चुकी है और मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए।
ये तो कब का पार हो चुका है। और मोटा मोटा देखा जाए तो कांग्रेस से 2.5 गुना सीटें ज्यादा ला रही है, तो ये कांग्रेस के लिए तो कोई बात अच्छी है नहीं। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो कांग्रेस को उठाना चाहिए था। तीसरी बात, जब लगातार कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतती है तो बीच में ऐसा कभी होता है कि कई बार उसका शेयर और मैंडेट कम हो भी सकता है। ये उसी तरह है जैसे क्रिकेट के मैचेस होते हैं। अगर आप कुछ मैचेस बड़ी आसानी से जीत रहे हैं और कुछ दूसरे मैचेस में फाइट होती है, लेकिन आखिरी में जो मैटर करता है वो है कौन जीता। और यहाँ पे वो जीती हुई पार्टी है बीजेपी और उसकी अलाइड पार्टीज। यहाँ पे क्लियरली मेजोरिटी साबित कर चुकी है बीजेपी, और वही आखिर में मैटर करता है। कांग्रेस को भले ही 100 सीटें मिली हों, इंडी गठबंधन भले ही 225 सीटें टच कर पाया हो, इससे उनको हौसला भी मिलेगा, लेकिन असलियत की बात यह है कि जो आखिर में जीतता है वही मैटर करता है। अब अगली बार इनको जीरो से वापस से चालू करना पड़ेगा, ये भी बात है। और जहां तक बीजेपी की पॉलिसीज का सवाल है, एक बात तो उनके लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। इस चुनाव में जो हुआ वो मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 महीने में ये पूरी सिचुएशन समझ के अडेप्ट कर लेंगे और नई नीतियां भी ले आएंगे कि इस चुनाव क्या बिगड़ा, और अगली बार वो उसको पूरी तरीके से फोकस कर सकेंगे। वो अपनी गलतियों से सीखते बहुत जल्दी हैं और उसका नतीजा आपको अगले चुनाव में जरूर दिखेगा। बीजेपी सरकार को ये सीखना ही पड़ेगा कि टाइम आने पे आपने किसी से भी गठबंधन कर लिया, दूसरी पार्टी से जो लोग आए थे जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे, वो अगर आपकी पार्टी में आए तो आपने उनको टिकट दे दिया, उनके खिलाफ केसेस रुक गए। इन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इतनी सारी जो इन्होंने लाभकारी स्कीम्स निकाली हैं, अगर इनको उस पर भरोसा है, अपनी टॉप लीडरशिप पे भरोसा है, तो फिर सीधी सी बात है इन बाकी की छोटी मोटी चालाकियों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए मैटर नहीं करता है। तो आखिर में जो जीत चुकी है पार्टी, जो बीजेपी, उनको बहुत बहुत बधाई, और जो अच्छे से लड़े हैं इस बार उनको भी बधाई। लेकिन अफवाहों का बाजार एक और चीज से गर्म है। भले ही हारे जीते कोई भी, पार्टी में तो नीतीश ही रहेंगे, रूलिंग पार्टी में। हमने ये जो सारा एनालिसिस अभी किया है, ये सारा ऑन पॉइंट है, लेकिन बस अब देर इतनी बार की है कि थोड़ी दिन निकले और नीतीश कुमार जी पहले की तरह इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से इधर उनका मन परिवर्तन हो जाए, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है बीजेपी के लिए। उनको ये श्योर करना चाहिए कि इनको पकड़ के रखें और इनको अपनी पार्टी में रखें। अगर ये टूटे तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन हो सकता है कि अब तक सारी बातचीत हो गई हो, लेकिन वी होप सो कि हमको एक स्टेबल और मजबूत सरकार मिले। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।